अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, कल की क्लास तक हमने ये सीख लिया था कि भाई व्हेन यू आर फॉर्मिंग एन ऑडिट ओपिनियन तो आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि सबूत मिला या नहीं मिला। अच्छा, अगर सबूत मिला तो क्या उसमें मिस स्टेटमेंट मिली या नहीं मिली, और फिर देखना है कि क्या वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या नहीं है। ये हमने कंक्लूड किया था। फिर आपने अगर ये अपने आप से पूछा कि सबूत मिला या नहीं मिला और जवाब आ गया नहीं मिला, तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अ स्कोप लिमिटेशन। और मैंने आपको ये सिखा दिया था कल की क्लास के अंदर कि स्कोप लिमिटेशन कब कब और कैसे अराइज हो सकती है। तो मैंने आपको उसकी कुछ एग्जांपल सिखाई थी। फिर मैंने कहा अगर स्कोप लिमिटेशन यानी आपको किसी जगह पे सबूत नहीं मिल रहा, एंड इफ यू आर थिंकिंग कि अगर वो सबूत नहीं मिला तो उसका इम्पैक्ट आपको लगता है कि मटीरियल होगा, तो अगर आपको लगता है कि मटीरियल होगा तो फिर देन अगेन आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे। अब तक हम जो अल्फाज यूज करते आए हैं वो मॉडिफिकेशन का करते आए हैं, क्योंकि आगे जाके मैं इसको ब्रेक करूंगा सब क्लासेस के अंदर। पर खैर, अगर मैंने कहा स्कोप लिमिटेशन है, आपको लगता है इमटेरियल है, यू विल नॉट इम्पैक्ट योर ऑडिट रिपोर्ट या ओपिनियन। अगर मिस स्टेटमेंट है, इमटेरियल है, आपको कुछ भी नहीं करना। सर, आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ परवेजिवनेस। पहले बेसिक आइडिया देता हूं आपको, परवेजिवनेस का मतलब क्या। भाई, परवेजिव का मतलब है बहुत ही ज्यादा बड़ा मसला, बहुत ही ज्यादा बड़ा मसला। यानी अब हम एक स्टेप आगे जाने लगे हैं। वो कहता है अगर आपको मिस स्टेटमेंट मिली और अगर वो आपको मटेरियल लगती है, अगर वो आपको मटेरियल लगती है, तो अगर मटेरियल लगती है तो आप अपनी रिपोर्ट को, ओपिनियन को क्या कर देंगे जी, मॉडिफाई कर देंगे। ओपिनियन ही लिखते हैं सिर्फ, ऐसा ही है, मॉडिफाई कर देंगे। वो कह रहा है अपने आप से एक और सवाल पूछो, अपने आप से एक और सवाल पूछो। वो सवाल ये है कि क्या वो इम्पैक्ट परवेजिव तो नहीं है। परवेजिव का भी बेसिक मतलब बता रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन भी सिखाता हूँ कुछ टाइम में। तब परवेजिव का बेसिक मतलब ये है कि ऐसा मसला जो मटेरियल से भी कहीं ज्यादा है, ऐसा मसला जो मटेरियल से भी कहीं ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहते हैं सर, परवेजिव इम्पैक्ट। यानी सर देखिए, एक तो है, पहले ये देखो कि गलती है या नहीं है। अगर मिस स्टेटमेंट है तो अपने आप से सवाल पूछो क्या वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल है। अगर जवाब आता है यस, तो आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा। अगर जवाब आता है कि वो मिस स्टेटमेंट परवेजिव है, यानी परवेजिव का मतलब अभी यह है कि एक मिस स्टेटमेंट जो कि मटीरियल है, मटीरियल से भी ज्यादा बड़ा मसला। अब वो कहता है कि भाई इस केस में भी आपने अपने ओपिनियन को क्या करना है जी, आपने अपने ओपिनियन को क्या करना है जी, मॉडिफाई करना है। तो सर ये क्या बात हो गई, उसमें भी मॉडिफाई इसमें भी मॉडिफाई। यहाँ पे सर फर्क सिर्फ इतना है कि जो इसके वर्ड्स होंगे वो हार्श होंगे और इसके जो वर्ड्स होंगे वो वर्स्ट होंगे। यानी मैं जो भी लिखूंगा अभी आगे सिखाता हूँ मैं, क्योंकि अभी हमने सीखा नहीं ना कि जब कोई हालात वाकयात होंगे, यानी मिस स्टेटमेंट होगी और मटीरियल होगी तो क्या लिखना है, मिस स्टेटमेंट होगी परवेजिव होगी तो क्या लिखना है। अभी सिर्फ इतना समझ लिया कि अगर मिस स्टेटमेंट है, सही है जी, और वो मटीरियल नहीं बल्कि परवेजिव है, यानी उससे बड़ा मतलब परवेजिव क्या होता है ये सिखाता हूँ। जो भी है दोनों केसेस में आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा। पर फर्क है, फर्क यह है कि अगर मिस स्टेटमेंट मटीरियल है तो जो अल्फाज होंगे वो हार्श होंगे, मानता हूं, बट वो उसके मुकाबले में हल्के होंगे जो परवेजिव के केस में होते हैं। तो तभी मैंने लिखा है वर्स्ट वर्ड्स होंगे। वो क्या होंगे वो देखते हैं। यानी एक शेयर होल्डर अगर रिपोर्ट पढ़ेगा और उसको हमने अपने ओपिनियन में ये बता दिया कि भाई मिस स्टेटमेंट थी और मटेरियल थी, तो जो अल्फाज होंगे चलो सही है, वो भी मतलब ऐसे होंगे कि शेयर होल्डर बोलेगा भाई क्या चल रहा है मेरी कंपनी के अंदर। बट अगर परवेजिव हुआ तो आप समझेंगे गई कंपनी। बात समझ आता है। खैर, आगे फिर वो कहता है सेम इज द केस विद स्कोप लिमिटेशन। सेम इज द केस विद स्कोप लिमिटेशन। आप देखें क्या यहाँ पर जो स्कोप लिमिटेशन आप सोच रहे हैं कि उसका इंपैक्ट मटेरियल है या परवेजिव है। अगर आपको लगता है कि उसका इंपैक्ट मटेरियल है तो इन दोनों केसेस के अंदर भी, इन दोनों केसेस के अंदर भी आप ये कहेंगे, इन दोनों केसेस के अंदर भी आपका जो बच्चों ओपिनियन है वो क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा। आपका जो ओपिनियन है बच्चों वो क्या हो जाएगा,
मॉडिफाई हो जाएगा। यानी सर समझने की बात यह है कि चाहे मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन हो, आपने अपने आप से सवाल ये पूछना है, रुक के देखो, ये सीक्वेंस याद रखनी है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपने आप से पूछो सबूत मिला या नहीं मिला, मिल गया, मिस स्टेटमेंट है या नहीं, मिस स्टेटमेंट है तो आप बोलेंगे मटीरियल है या परवेजिव। परवेजिव अभी सिखाता हूँ, मैंने कहा जो भी केस है मटीरियल हो परवेजिव हो, आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा। पर अल्फाज जो खतरनाक होंगे वो कहाँ होंगे, सिर्फ परवेजिव में होंगे, अभी सीखेंगे आगे। बट पहले ये तो सीख लो व्हाट डज इट मीन बाय परवेजिव। एक मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन, एक मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन परवेजिव कब होगी। अब ये देख लेते हैं कि वाकई में परवेजिव का मतलब क्या है। तो सर आए उसकी डेफिनेशन पे उतारते हैं और फिर उसको लॉजिकली समझते हैं। तो ये भाई अब हम लिख रहे हैं व्हाट इज परवेजिव। अच्छा जी, वो कहता ये है कि एक मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन परवेजिव तब होगी जब इट इज नॉट confined to a single element. It is not confined to a single element of fs, यानी ये लिख लेते हैं वहां पे सिंगल एलिमेंट ऑफ fs, यानी इसको लॉजिकली समझते हैं। मैंने ये कहा कि जो मैंने मिस स्टेटमेंट देखी, बहुत जरूरी है फर्क करना, याद रखिएगा, वरना ओपिनियन फिर चेंज हो जाएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में भी दलील होगी। बहुत लॉजिकली समझते हैं। आप इस बात को ये समझें कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन कन्फाइंड नहीं है, यानी महदूद नहीं है एक जगह तक, और वो हर जगह फैली हुई है, तो वो मिस स्टेटमेंट भाई परवेजिव कहलाएगी, वो सिर्फ मटेरियल नहीं है। अब एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा कि भाई अगर आपने ये देखा कि आपके सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपी जो है वो आपने ऑल टुगेदर जो कैपिटलाइज किया हुआ है, उसको कैपिटलाइज होना ही नहीं चाहिए था, उसको होना चाहिए था एक्सपेंस आउट। तो टेक्निकली अगर मैं ये कहूँ, और कुछ मुझे पता लगा कि भाई कुछ तो पीपी एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इन्वेंट्री जो ये लोग दिखा रहे हैं वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे नहीं रखी हुई है, कॉस्ट ज्यादा है एनआरवी कम है, तो एनआरवी लॉस बुक नहीं हो रहा, और रिसीवेबल्स में भी प्रोविजन की नीड है, प्रोविजन नहीं कर रहे। तो मैं अगर ये बात कहूँ कि ये जो अलग अलग गलतियां हैं, अलग अलग गलतियां हैं, ये अलग अलग गलतियों को अगर मैं सम करूं तो वो मटीरियलिटी से तो डेफिनेटली ऊपर जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% से तो ऊपर जाएंगे जाएंगे, बट इतना ऊपर चले जाएंगे कि वो इम्पैक्ट सिर्फ मटेरियल नहीं होगा बल्कि कहलाएगा परवेजिव, बिकॉज इट इज नॉट confined to a single element of financial statement, then this matter will be considered as pervasive matter। तो आप कहेंगे वो मिसस्टेटमेंट है, मैं मान तो रहा हूं, मैं मना तो नहीं कर रहा, बट बच्चों वो मिसस्टेटमेंट कहलाएगी परवेजिव। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि हर परवेजिव मिसस्टेटमेंट मटेरियल तो होगी, हर परवेजिव मिसस्टेटमेंट लाजमी लाजमी मटेरियल होगी, पर हर मटेरियल, देखिए लॉजिकल बात है ना, कि मैं कह रहा हूं आप जब परवेजिवनेस की बात कर रहे हैं तो हर जो परवेजिव मसला है वो लाजमी लाजमी मटेरियल होगा। वो लाजमी लाजमी क्या होगा, मटेरियल होगा। अच्छा भाई, तो लाजमी लाजमी जो मटेरियल होगा वो कैसे पता भाई, क्योंकि देखो ना एक थ्रेशोल्ड से ऊपर गया तो मैं कह रहा हूँ ये उससे भी बड़ा मसला है। तो जब बच्चों ये उससे भी बड़ा मसला है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि द इम्पैक्ट इज परवेजिव नॉट ओनली मटेरियल। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। खैर, इसको अगले स्टेज पे लेके चलते हैं। मैंने कहा सर दूसरा रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एफएस। बात समझिएगा बहुत सुकून से। अभी हम ये कह रहे हैं कि आप जो इससे पहले में स्टेटमेंट की बात कर रहे थे ना, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% था, पर अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कह रहा है कि आप लेट से टोटल एसेट्स ले लें, टोटल एसेट्स पूरे एफएस का एक बहुत बड़ा आइटम होता है, क्योंकि प्रॉफिट तो एक चुन्ना मुन्ना सा आइटम होता है ना, एसेट्स के मुकाबले में तो हम कुछ कमा रहे होते हैं क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट की भी होती है। खैर, अब समझने की बात यह है कि एक मिस स्टेटमेंट, मैंने कहा कोई भी मिस स्टेटमेंट है
और वो मिस स्टेटमेंट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट का सिग्निफिकेंट पोर्शन रिफ्लेक्ट कर रही है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक गलती निकाली, उस गलती को अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के 5% से कंपेयर कर रहा हूँ, वो तो इंक्रीज हो ही रही है, उसको तो अल्लाह हाफिज से वो तो हो ही गया, बट वो मेरे फाइनेंशियल टोटल एसेट्स का 25% है। अगर भाई टोटल एसेट्स का 25% समझते हो, अगर मैं अपने सारे एसेट्स 25% से उड़ा दूं तो हो सकता है मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होकर पता नहीं क्या लॉस आ जाए और पिछली रिटेन अर्निंग भी वाइप ऑफ हो जाए। तो समझने की बात यह है बच्चों, समझने की बात यह है कि अगर मैं अपने 25% एसेट्स को उड़ा दूंगा, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, आप एग्जांपल देता हूं आपको एक और, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का ऑडिट करने गए, वहां पे आपको इन्वेंट्री के बैलेंस पे काउंट करने के लिए प्रोसीजर्स ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आपकी टाइमिंग ऑफ अपॉइंटमेंट बाद में थी। आप मुझे एक बात बताएं, आपको क्या सबूत मिला? नहीं। पर ये एंटिटी कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है? सर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है। एंड वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंदर वो जो इन्वेंट्री का पोर्शन होता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, और अगर उस पर सबूत नहीं मिल रहा तो आप क्या ये कहेंगे कि वो सबूत ना मिलना मेरे लिए मटीरियल मैटर है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सबूत ना मिलना आप लोगों के लिए मटीरियल प्लस परवेजिव है। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात समझ आती है? एक और एग्जांपल देता हूँ उसके ऊपर। मैंने अच्छा अभी मैं स्कोप लिमिटेशन पे आ गया। मैं स्टेटमेंट तो समझा दी मैंने कि भाई एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है एसेट्स का 25%, तो ये हो गया। और अगर आप इन्वेंट्री का सोच रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो उस पर सबूत भी नहीं मिल रहा, स्कोप लिमिटेशन के जुमले में भी देख लिया परवेजिवनेस का मैटर। खैर आगे, फिर मैंने ये कहा बच्चों आपसे कि अगर मैं ये कहूँ कि एक गोइंग कंसर्न का मसला चल रहा है, सही जी, मैंने मैनेजमेंट को कहा कि भाई आपके पास एक ही कस्टमर था, बहुत सुकून से समझिए इस एग्जांपल को। मैंने मैनेजमेंट को कहा कि आपके पास एक ही कस्टमर था, उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और वो रीन्यू अब तक नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये कहूँ, बहुत सुकून से समझिएगा, मैं आपसे ये कहूँ कि भाई अगर वो रीन्यू अब तक नहीं हुआ तो क्या कंपनी गोइंग कंसर्न है? सर जवाब आता है नो। मैंने मैनेजमेंट को कहा कि भाई आपने क्या कोई असेसमेंट की है? आपकी किसी से बात चल रही है किसी और से? वरना आपके सारे एसेट्स करंट एसेट्स में आ जाएंगे, सारी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगी, क्योंकि यू आर नो लॉन्गर अ गोइंग कंसर्न की कंपनी बंद हो जाएगी। आप अपने एसेट्स को नॉन करेंट में रख ही नहीं सकते, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू रियलाइज योर एसेट्स इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये कंपनी बंद हो जाएगी। मैनेजमेंट कह रही है नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम अपने अकाउंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बनाएंगे। अब आप मुझे बताएं, क्या आपके पास कोई सबूत है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर, क्या आपके पास कोई सबूत है कि ये कंपनी अगले 12 महीने चल पाएगी? जवाब आता है नो। क्यों? क्योंकि उसने असेसमेंट ही नहीं की, स्कोप लिमिटेशन है, आपको सबूत ही नहीं मिला कि क्या वो गोइंग कंसर्न है या नहीं। अच्छा इसका उलट होता कि मैनेजमेंट बोलती है हमने असेसमेंट की हुई है, और वो प्लीज सुनिएगा, और वो अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाती, उसको सेल होना शुरू हो जाती, तो हम कहते चलो भाई दिस इज द गोइंग कंसर्न है, ये सबूत मिल गया। पर सर यहाँ पे तो अनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है ना। तो अगर मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बच्चों अगर नहीं मिला, मेरा सवाल है अगर नहीं मिला, तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये एक स्कोप लिमिटेशन है? बट मैं आपसे अगेन पूछता हूँ, क्या ये स्कोप लिमिटेशन मामूली सी है या परवेजिव है? भाई ये तो पूरे एफएस में फैली हुई, अगेन नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट। पीपी भी आपने करंट में लेना है और आपने सारे एसेट्स करंट में लेने, तो समझने की बात ये है कि ये पूरे एफएस का ही मसला है, नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट। बात समझ आती है? और तीसरी चीज कहता है वो परवेजिवनेस के लिए, तीसरी चीज वो कहता है कि इफ इट relates to a disclosure that is fundamental to user understanding of FS। यानी वो कह रहा है कि भाई अगर ऐसा डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से ऑल टुगेदर गायब कर दे, डिस्क्लोजर ना देना, आपको पता है डिस्क्लोजर ना देना मिस स्टेटमेंट सिखा के आया हूँ पीछे, तो डिस्क्लोजर ना देना अगर मिस स्टेटमेंट है, और ऐसा डिस्क्लोजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए लाजमी है,
तो सर ये तो ईओएम नहीं हो गया बेटा, ईओएम तो तब हुआ ना जब डिस्क्लोजर दिया हो। मैं कह रहा हूँ इफ इट रिलेट्स टू, यानी मैं कह रहा हूँ डिस्क्लोजर नहीं दिया, बात समझ आया, डिस्क्लोजर नहीं दिया तो मिस स्टेटमेंट, दे दिया तो एम्फेसिस तो मैटर है, वो तो सिखा के आया हूं ना, वो तो दे देंगे उसमें। बट मैं फिर कह रहा हूँ कि डिस्क्लोजर नहीं दिया। अब एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये कहा कि कंपनी का, अभी इसी पुराने वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूँ, सही जी। कंपनी जो है, सही जी, कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न कंपनी है, सही है जी, क्योंकि उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा दिए कि हाँ भाई मेरा नया जो कस्टमर है वो आ गया है, पर कस्टमर ने अभी कोई, जो उससे बातें चल रही थी ना, उसने सेल तो की हमने उसको, पर आप यूं उसको ऑल टुगेदर एग्जांपल को चेंज करके ये समझें कि जो कस्टमर से फॉर्मली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि कितने साल का है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब फॉर्मली कस्टमर से, कंपनी की कस्टमर से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि कितने साल वो बाइंग करेगा, तो हो सकता है कि भाई वो आगे जाके इसको डिसकंटिन्यू कर दे। यानी पुरानी एग्जांपल में एक ही कस्टमर था ना, मैं अब कह रहा हूँ दूसरा कस्टमर आ गया, उसने बाइंग की है, और मुझे ये नहीं पता कब तक लेगा, उसके कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ। क्या अब मैं कह सकता हूँ मटीरियल अनसर्टेनिटी है, पर मटीरियल अनसर्टेनिटी पहले मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेगी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आईएफआरएस की है। आईएफआरएस के तहत अगर कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न हो, अनसर्टेनिटी मतलब शक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी गई, मैं कह रहा हूँ शक है, तो भाई अगर शक है तो आप इसको डिस्क्लोज करें, मैं उसको अपने पैराग्राफ में रेफर करूंगा। बट यही ना करना इज अ मिस स्टेटमेंट। क्या मैं कह सकता हूँ ये पैराग्राफ, ये डिस्क्लोजर है, ये यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत फंडामेंटल है, और इसी को अगर उड़ा दोगे तो ये मैटर फिर नॉर्मल मैटर नहीं है, मटेरियल नहीं है, बल्कि परवेजिव है। तो इस केस के लिए फिर हम अगेन अपने ओपिनियन को क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे। बट वो ओपिनियन किस बेस पे मॉडिफाई करूंगा, कंसिडरिंग दिस मैटर एज अ मटेरियल और परवेजिव, तो परवेजिव। खैर, अब मैंने कहा कि सर कहानी कुछ यूं है कि अगर मिसस्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है, यू नीड टू इवेल्युएट वेदर दिस इज मटेरियल और परवेसिव। मटेरियल क्या होगा, अभी तक 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इससे अमाउंट कोई ऊपर है, मटेरियल तो है। अब जंग किसकी है, परवेसिवनेस की। अच्छा, परवेसिव कब होगा, व्हेन इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट, हर जगह फैला हुआ है, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन रिप्रेजेंट करे। एसेट्स का 25%, भाई क्या हो गया, एसेट्स का 25%, नहीं प्रॉफिट को तो कहां उठा के फेंकेगा। और आखिरी चीज, when it relates to a disclosure that is very useful and very fundamental for user understanding of the financial statements। इसको यहाँ तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कब किस हालात वाकयात में ओपिनियन में क्या लिखा जाएगा। मिलते हैं जी।